नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, उस विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मेहमान है नीलू व्यास जी, देश की जानी मानी एंकर और पत्रकार, जिनको आप विभिन्न सोशल मीडिया के लोकप्रिय चैनलों में देखते हैं। टीवी चैनल्स में आपका करियर रहा और लंबे समय तक रहा, और आप ऐसे देखते साथ आप पहचान जाएंगे, नाम से भी आप परिचित होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत नीलू व्यास जी। आज थैंक की यू प्रेम चर्चा भाई। का आज की चर्चा का जो विषय है वो है मायावती जी का फैसला अकेले चुनाव में जाने का। और उस फैसले के बाद बहुत प्रतिक्रिया है, बीएसपी के सांसदों में प्रतिक्रिया है, बीएसपी के समर्थकों में निराशा है, और इसकी एक वजह भी है, उसको भी हम खंगालेंगे। लेकिन पहला सवाल आपसे ये कि क्या मायावती जी का फैसला बदल सकता है, बदलने वाला है, इसके कोई संकेत दिखते हैं? जी। प्रेम जी, मायावती की जो भी चाल होती है तो हमेशा मायावती को दो ही निगाहों से देखा जाता है। या तो लोग ये कहते हैं कि भाई वो इरेलीवेंट हो चुकी हैं, और या तो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। आपने जब भी देखा हो तो मायावती से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, अब जैसे कि जब उनके भतीजे, जब आकाश आनंद ने पार्टी की कमान संभाली और जब उन्होंने अनाउंस किया था कि ये मेरे सक्सेसर होंगे, तो उस समय लोगों ने कहा कि अब तो मायावती का करियर खत्म हो चुका है और अब मायावती ने सारी कमान पार्टी की आकाश आनंद को दे दी है। तो जब भी कोई अनाउंसमेंट वो ऐसा मेजर करती हैं, तो दो ही चश्मे से लोग देखते हैं कि या तो मायावती खत्म है और या तो मायावती अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश करती है। लेकिन कोई भी इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करता है कि मायावती एक इतनी शातिर खिलाड़ी हैं कि वो सारी चालें एक साथ चलती हैं। और मुझे लगता है कि जो अनाउंसमेंट उन्होंने अभी 15 तारीख को अपने बर्थडे के दिन किया कि वो अकेले ही लड़ेंगी चुनाव, तो उसमें वो सबके लिए संदेश है। उसमें बीजेपी को भी उन्होंने खुश कर लिया कि देखिए बीजेपी भी खुश हो जाएगी। उसमें उन्होंने एक अनाउंसमेंट ये भी किया कि देखिए हम अगर गठबंधन करेंगे तो हो सकता है कि चुनाव के बाद करें। तो उन्होंने इंडिया अलायंस को भी एक अंग्रेजी में जो फ्रेज है उम्मीद कि शी बना दी। केप्ट देम जी। गेसिंग, तो उम्मीद वहां भी बन गई। उन्होंने अपने पार्टी के जो कार्डर्स हैं उनमें भी उम्मीद बना दी, जो कि कार्डर ये समझता था कि देखिए अब बहन जी का कोई बोलबाला नहीं है और हमारी पार्टी बिल्कुल खत्म हो रही है, तो उनके लिए भी उन्होंने एक साथ में उम्मीद जगा दी कि देखिए अब आपको अपनी लड़ाई लड़नी है और मजबूती से लड़नी है। तो ये एक ऐसा ही नेता कर सकता है जो कि बहुत खाया हो, बहुत खेला हो और जमीन की उसको बहुत ज्यादा पकड़ हो। तो ये कहना कि मायावती का खेल अब खत्म हो गया है, तो ये तो मैं नहीं मानती हूँ। और मायावती एक ऐसी खिलाड़ी के रूप में मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ये मेरा मानना है कि मायावती एक ऐसी खिलाड़ी निकलेंगी 2024 के चुनाव के बाद, जिसको कि हम और आप जरूर अलग अलग चैनलों पर डिस्कस करेंगे कि देखिए मायावती की रेलेवेंस क्या है। जो भी हो, अब जैसे कि 2019 में ही था, जो 2019 के चुनाव थे, 10 लोकसभा सीट उनके पार्टी को मिली थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो वोट प्रतिशत उनका था उससे कम तो नहीं होगा, उस पर टिका रहेगा, लेकिन कम नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती की ये पूरी कोशिश रहेगी। निश्चित रूप से नीलू व्यास जी, आप जो बात कह रही हैं कि मायावती जी का खेल खत्म नहीं होगा, ये तो कोई मान ही नहीं सकता। अगर खेल खत्म होने वाला होता तो सबकी नजर मायावती जी पर क्यों होती, उनके फैसलों पर क्यों होती, उनके फैसले पर प्रतिक्रियाएं क्यों होती, हम चर्चा क्यों कर रहे होते? ये हम तो असदुद्दीन ओवैसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो मायावती जी पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी वजह है कि उनका एक वोट बैंक रहा है। और तो वो वोट बैंक, सवाल यह है कि इस फैसले से बढ़ेगा या घटेगा। मेरा सवाल थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं सवाल को, कि इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन, इनमें आमने सामने का मुकाबला है। और इस आमने सामने के मुकाबले में जो बीजेपी विरोधी वोट है, उस वोट को इंडिया गठबंधन एक जगह इकट्ठा कर रहा है और कामयाब भी है। तो बिल्कुल। ऐसे में कहीं मायावती जी की स्थिति, उनका फैसला, भाई देवगौड़ा जी वाला फैसला तो ना हो जाए जेडीएस का, जैसे कर्नाटक में हुआ, या फिर तेलंगाना में जिस तरीके से ओवैसी और केसीआर की गठबंधन को जनता ने नकार दिया, कहीं उस किस्म का फैसला तो ना हो जाए। तो क्या ये आत्मघाती भी हो सकता है?
थोड़ा प्रश्न बड़ा हो गया, लेकिन मैंने कंसाइज कर दिया लास्ट में। जी नहीं, देखिए, मैं जो ये कह रही हूँ कि मेरा ये मानना है कि मायावती ने अपनी जो पोजीशनिंग की है उससे जो ये एंटी बीजेपी वोट्स हैं, ये तो जरूर पक्की बात है कि इसमें सेंध लगेगी। क्योंकि अगर आप यूपी का जो एक मैट्रिक्स है वो अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओबीसी वोटर है वो लगभग 45% है। उसके बाद दलित का जो वोट है लगभग 20 से 21% दलितों का वोट है। 15 से 16% मुस्लिम्स का वोट है उत्तर प्रदेश में। तो मुस्लिम्स और दलित्स का वोट बटेगा, ये पक्की बात है, और इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, ये भी पक्की बात है। लेकिन जो मायावती का जो अपना वोट बैंक है वो कितना इंटैक्ट रहेगा, यहां पर ये देखने वाली बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दलित हैं, जो मुसलमान हैं, इनका वोट बटेगा, जिसका कि नुकसान इंडिया गठबंधन को जरूर होगा और फायदा इसका बीजेपी को होगा, क्योंकि वो पूरी एक ट्रायंगुलर फाइट के रूप में निकलेगी। लेकिन इनका वोट कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, ये थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि किस तरीके से इनका कार्डर पोजीशनिंग करेगा, ये लोग क्या नैरेटिव लेकर जाएंगे। मेरा ये मानना है कि मायावती की जो पोजीशनिंग है, मायावती अपने आप को तो रेलिवेंट रख रही हैं, लेकिन जो दलित मूवमेंट जो देश में है, अब उसमें भी कई खेमे नजर आ रहे हैं, तो दलित मूवमेंट जरूर कमजोर होगा, लेकिन मायावती कमजोर नहीं होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वोट शेयर है, उनकी कोशिश यही रहेगी कि अगर बढ़े ना तो घटेगा नहीं उनका वोट शेयर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सेंध वो जरूर लगाएंगी, जिसमें कि जैसा मैंने कहा कि बीजेपी को वो चुनाव के पहले वो बीजेपी को फायदा करेंगी, लेकिन चुनाव के बाद अगर बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में नहीं रहती है तो ये भी आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि मायावती 2 बार सोचेंगी नहीं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ चली जाएंगी। उन्हें ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि देखिए, हम अलायंसेस के लिए ओपन है, लेकिन हम चुनाव के बाद। तो ये जो बात मायावती ने कही है कि चुनाव के बाद वो गठबंधन करेंगी, इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव के पहले का फायदा वो बीजेपी को पहुंचा रही है इस तरीके की पोजीशनिंग करके, और चुनाव के बाद वो देखेंगी बीजेपी की अगर सीटें ज्यादा आ गई तो जैसी वो चल रही है वैसी चलेंगी, और अगर बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में नहीं होती है तो फिर मायावती इंडिया अलायंस में आराम से चली जाएंगी। ये बात मैं आपको इसलिए और भी कह रही हूँ, राम गोपाल यादव कल कुछ समाजवादी पार्टी से मेरे कुछ लीडर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने तो ऑलरेडी इस बात को लेकर फैसला करना शुरू कर दिया है कि अगर बहन जी हमारे साथ आ गई तो फिर हम कितनी सीटें देंगे, क्या करेंगे, वो सब बातचीत समाजवादी पार्टी के कैंप में ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो मैं तो ये मान नहीं सकती हूँ कि मायावती इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगी, उनके दिमाग में भी ये सारी चीजें चल रही होंगी। तो वो कोशिश यही करेंगी कि उनका वोट शेयर, बीएसपी का वोट शेयर इंटैक्ट रहे, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर भी रहे। कम से कम वो ये तो कह सके कि देखिए हमारा वोट शेयर गिरा नहीं है। लेकिन वो दोनों तरफ इस समय वो चल रही हैं। चुनाव के पहले बीजेपी की मायावती हो रही है, और चुनाव के बाद अगर बीजेपी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। नीलू जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि मायावती जी ने जो अनाउंस किया है अकेले चुनाव लड़ने का, ये प्रॉक्सी पॉलिटिक्स है। जब समाजवादी पार्टी जो इतने एक समय में अखिलेश यादव जी विरोध करते दिख रहे थे मायावती जी का इंडिया गठबंधन में, वहां उनके नेता जब ये बोल रहे हैं कि हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि मायावती जी जब इंडिया गठबंधन में आ जाए तो सीट शेयरिंग कैसे हो, तो ये एक बड़ी बात है। और इसका संकेत तब भी मिला जब मायावती जी ने गिरगिट वाला बयान दिया और पत्रकारों ने अखिलेश यादव जी से सवाल किया, तो अखिलेश यादव जी ने उस पर कोई उल्टी प्रतिक्रिया नहीं दी, उल्टे उन्होंने बताया कि हम अपने गठबंधन का विस्तार करना चाहते हैं। एक तरह से वेलकमिंग उनके वाइब्स लगे। तो और आपकी बात जो राम गोपाल जी से हुई है उसको मिला करके देखते हैं तो वाकई लगता है कि मायावती जी का फैसला बदलने वाला है, और अभी जो फैसला है वो प्रॉक्सी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सही कहा। और जो मैं बात आपको कह रही हूँ और बहुत पुख्ता सूत्रों से ये बता रही हूँ कि मायावती इज ओपन टू गेटिंग इनटू एन अलायंस विद इंडिया अलायंस, और उनको कोई परहेज नहीं होगा। लेकिन वो केवल वेट एंड वॉच पॉलिसी है, और वो बहुत एक क्लेवर गेम खेल रही है, बहुत शातिर जो एक खिलाड़ी का खेल होता है कि अपने कार्डर्स को इंटैक्ट रखना। इधर बीजेपी का जो भी प्रेशर हो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस की वजह से, वो तमाम जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन एहसास सबको है कि मायावती इतने दबाव में क्यों है। वो दबाव में रहते हुए भी एक ऐसा खेल खेल रही हैं जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी नहीं खेल सकते, और वो यही है
कि पोस्ट पोल वो इंडिया अलायंस के लिए उम्मीद बना के रख रही हैं और चुनाव के पहले वो बीजेपी को खुश कर रही है ताकि बीजेपी उनको परेशान ना करे किसी भी तरीके से और वो अपने काडर के साथ जैसे वो चाहती हैं वैसे वो चुनाव लड़ सके। नीलू जी, आप एक बात और कह रही थी कि मायावती जी बाद में जरूरत पड़े तो बीजेपी के भी साथ जुड़ने में उनको कोई संकोच नहीं होगा। बीएसपी का पूरा अतीत रहा है कि बीएसपी जिस बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है उसको फायदा कहाँ मिलेगा वो निर्णय लेंगे। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी है। बीजेपी की मदद से उन्होंने सरकार भी बनाई है उत्तर प्रदेश में, तो ये बात तो क्लियर है। लेकिन यही बात जो नीलू जी आप कह रही हैं, कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी जब कह रहे थे उनकी गारंटी कौन लेगा, तब मायावती जी ने जो जवाब दिया उस जवाब की मैं याद दिलाते हुए आपके पास आना चाहता हूं। मायावती जी ने उनसे पूछा कि भाई आप भी तो किस समय में मुलायम सिंह जी बीजेपी की जीत के लिए कामना कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, आपके नेता जाके वो इशारों में शिवपाल जी के भी तरफ से बोल रहे थे, तो तमाम तरह थी। इसके अलावा ये बात तो नीतीश जी के लिए भी कही जा सकती है कि वो क्या करेंगे, उनके बारे में भी लोग बोलते हैं कि वो भी पलट जा सकते हैं। भाई ममता बनर्जी भी कभी बीजेपी के साथ रही है, ये तो सबके साथ ये बात कही जा सकती है। तो सिर्फ मायावती सेंट्रिक ये सवाल क्यों उठता है, ये आपके पास मेरा सवाल है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि प्रेम जी ये केवल मायावती का ही सेंट्रिक सवाल है। आज हम बीएसपी की बात कर रहे हैं इसलिए मायावती की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर उधर नजर करिए, इस समय अगर इंडिया अलायंस के सारे अलाइज के पास आप अगर देखें तो इस समय बहुत ही भरोसेमंद नीतीश कुमार नहीं है। और ये बात कांग्रेस के सर्कल्स में हो रही है, मेरी जिन नेताओं से बात होती है वो अक्सर कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार पर हम रिलाय नहीं कर सकते। और ये 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, कांग्रेस के ही नेता थे, उनका ये कहना था कि वी कैन नॉट रिलाय ऑन नीतीश कुमार। तो ये इस तरीके की बातें अगर इंडिया गठबंधन में हो रही है, नीतीश कुमार को लेकर भरोसा नहीं है। और जिस तरीके के तेवर ममता बनर्जी दिखा रही हैं कि भाई हम 2 या 3 सीटों से ज्यादा तो हम कांग्रेस को देंगे नहीं, तो आपको लगता है कि मायावती एक बड़े अच्छे इक्वेशन के साथ इंडिया अलायंस से जुड़ेंगी? मुझे नहीं लगता है। और मायावती की बात हम इसलिए करते रहते हैं क्योंकि मायावती के बारे में ये बोला जाता है कि देखिए वो बीजेपी के क्लोज हो रही हैं और बीजेपी का ही एक तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। तो कारण क्या है ये सबको पता है, लेकिन वो अपने सर्वाइवल की भी सोच रही हैं। ऐसा नहीं है कि मायावती को अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की परवाह नहीं है। कई लोग ने ये भी कहा, मैंने अच्छे अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट को ये कहते हुए देखा कि अरे भाई अब हाथी तो खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हाथी खत्म हो चुका है, उनको उनका जो गेम प्लान है कि अपनी जो संपत्ति है, यानी कि जो पॉलिटिकल संपत्ति है और जो फिजिकल संपत्ति है, दोनों को बचाना है। और वो बचाने का रास्ता उनको अच्छे से आता है कि भाई आप चुनाव के पहले, जो मैंने आपको बताया कि चुनाव के पहले वो बीजेपी को खुश रखेंगी और चुनाव के बाद वो 2 बार भी नहीं सोचेंगी इंडिया गठबंधन में जाने के लिए। और इंडिया गठबंधन भी उनको वेलकम करेगा, इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन को उनकी उतनी ही जरूरत है। अगर आज यूपी में इक्वेशंस को बदलना है और अगर यूपी के जो पॉलिटिकल वेरिएबल्स है अगर उनको बदलना है, तो क्या बिना मायावती के हो जाएगा पॉसिबल? इंडिया गठबंधन तो सोच ही रहा है ना कि अगर मायावती आ जाएंगी तो फिर इंडिया गठबंधन वहां पर और मजबूत हो जाएगा। तो मजबूरी दोनों तरफ है, अखिलेश यादव की भी मजबूरी है, मायावती की भी मजबूरी है। दोनों के मजबूरी का एहसास दोनों एक दूसरे को दिलाते हैं, लेकिन इस समय मायावती को कोई परहेज नहीं है इंडिया गठबंधन के साथ जाने का। और अगर बीजेपी के अच्छे नंबर्स नहीं आए तो ये बात लिखित में है कि मायावती उधर क्रॉसओवर आराम से कर लेंगी। नीलू जी देखिए, मायावती जी का जो स्टैंड आप सही कह रहे हैं कि अपना हित सबसे पहले अपना हित कैसे सुरक्षित होगा। तो अभी जो मैं इसलिए प्रॉक्सी उनके फैसले को कह रहा हूं क्योंकि इस फैसले से बीएसपी का हित सुरक्षित होता नहीं दिखता हमारे राजनीतिक विश्लेषण में। इसकी वजह में और यही सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूं कि बीएसपी जब अकेले लड़ रही है तब उनका नुकसान हो रहा है। जरूर मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें पुराने उदाहरण देकर बताया कि हम अकेले लड़ते हैं तो फायदा होता है। लेकिन सच तो यह है कि आप अकेले लड़े थे तो 0 सीट मिली थी, आप समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़े तो आपको 10 सीटें मिली, आप अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने गए तो आपको
एक पर पहुंच गई। आप मतलब अकेले लड़ने का फायदा तो मायावती जी को या बीएसपी को होता दिख नहीं रहा है। तो ये फैसला निश्चित रूप से बदलेगा, क्योंकि इसी फैसला बदलने में ही मायावती जी का हित है। ये बात मैं प्रश्न के रूप में आपके सामने लाता हूं, क्या आप भी ऐसा ही मानती हैं? नहीं नहीं बिल्कुल। और प्रेम जी, मायावती की आप हमेशा अगर आप देखें तो भाई वो एक ऐसे नेता के रूप में अपने आप को वो साबित नहीं करेंगी कि जो हार गया है, जो बिल्कुल पस्त पड़ गया है। कई बार मैंने हिंदी के अखबारों में हेडलाइंस देखी कि भांति पस्त पड़ गया है। ऐसा नहीं है, वो अपने आप को एक पस्त नेता के रूप में कभी प्रोजेक्ट नहीं आप करेंगी। कंटिन्यू रखिए, लेकिन मैंने मनमोहन कौर जी की टिप्पणी टांग दी है स्क्रीन पर। आई एम अच्छा बिग फैन ऑफ नीलू जी। ओके, थैंक यू मनमोहन जी, थैंक यू सो मच। और मैं जो बात कह रही थी कि मायावती एक बहुत ही दिलेरी का इस समय काम कर रही है, और जो पोजीशनिंग उन्होंने की है, उनको भी पता है कि अंदर कुछ और है और बाहर से वो कुछ और बोल रही है। तो बाहर जो है वो उनका एक स्टेटमेंट ऑफ ब्रवाडो है, बहादुरी वाला स्टेटमेंट है कि देखिए हम आज भी तमाम मजबूरियों के साथ हम इतना दमखम रखते हैं कि हम पार्टी के साथ पार्टी को हम अकेले चुनाव में लेकर उतारेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि उनकी कमजोरियां क्या हैं और उनको गठबंधन करना पड़ेगा। 2019 का चुनाव क्या ऐसे ही 10 सीटें मायावती की आ गई थी? उस समय तो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। तो ये अलायंस करना, ये उनको भी पता है, लेकिन केवल एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग उन्होंने किया है, ये कहते हुए कि भाई हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। लेकिन फायदा उनका कैसे होगा, ये चीज उनके दिमाग में सर्वोपरि है इस समय। जी एक कंपैरिजन किया जाए नीलू जी, कि नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी का एक बड़ी बैठक बुलाई दिल्ली में, और पार्टी की अध्यक्षता अपने हाथ में ले ली। तो उस समय में भी एक बज क्रिएट हुआ था, पॉलिटिकल बज इन फेवर ऑफ नीतीश कुमार। और इस बार भी मायावती जी ने हालांकि कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बज क्रिएट हुआ है, और वो भी इन फेवर ऑफ मायावती, क्योंकि सारे अपोनेंट्स भी उनके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। मायावती जी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन का कोई नेता, कोई पार्टी नहीं बोल रहा है। जी प्रेम जी, जो चीज हमें समझना है कि इस समय जो राजनीति की जो शक्ल हमें सामने दिख रही है, बीजेपी पूरा राममय और एक मेजोरिटेरियन स्ट्रांग पॉलिटिक्स जब बीजेपी अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, तो इंडिया गठबंधन का कोई भी दल हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं आकेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस को न्याय यात्रा निकालनी पड़ी। कांग्रेस अपने सारे एलाइज को यह भी संदेश दे रही है कि देखिए हम गठबंधन में तो हैं, लेकिन हमारे अंदर दमखम है। वही संदेश देखिए नीतीश कुमार ने दिया है कि भैया वो कास्ट सेंसस को लेकर पूरे देश में अब यात्रा करेंगे। उन्होंने अनाउंस किया था उस समय, झारखंड से शुरू करेंगे और पूरे देश में जाएंगे। तो हर पार्टी अपनी कमजोरी के बावजूद वो इस समय इस तरीके की पोजिशनिंग कर रही है कि वी आर स्ट्रॉन्ग, वेदर इट इज नीतीश कुमार, वेदर इट इज मायावती, वेदर इट इज कांग्रेस, वेदर इट इज टीएमसी और हेमंत सोरेन की पार्टी। क्यों हर पार्टी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में कोशिश कर रही है, और उसका तरीका अलग अलग है। न्याय यात्रा राहुल गांधी का रास्ता है, नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस का अपना लिया रास्ता। फिर इधर जो बाकी पार्टीज हैं, सबका अपना अपना नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भाई हम लोगों से कनेक्ट कैसे बनाएंगे। तो सारी पार्टीज अपने कार्डर को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही हैं, और एट द सेम टाइम गठबंधन के जो नियम हैं और उनके जो इक्वेशंस हैं उनको कैसे फॉलो किया जाए, ये सारी चीजें साथ साथ इस समय चल रही हैं। तो ये मायावती की एक बहुत स्ट्रांग पोजीशनिंग है। उसी तरीके से मैं देखूंगी कि नीतीश कुमार की पोजीशनिंग है। अब इस बीच में लोग बात करेंगे ही करेंगे कि भाई कितना आप उन पर भरोसा किया जाए, मायावती पर कितना भरोसा करें या फिर नीतीश कुमार पर भरोसा करें। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जितने भी आप लीडर्स से इंडिया गठबंधन की बैठक में अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर नेताओं से बात करेंगे तो वो एक सुर में बोलेंगे कि नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अंदर ही खाने मुझे लगता है कि ये चीज लोगों के मन में है, ट्रस्ट डेफिसिट भी है। लेकिन अब इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ये लोग ओवरकम करके साथ आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और चुनौती भी बहुत बड़ी चुनौती है कि ये लोग कैसे आएंगे एक साथ। देखिए, विभिन्न तरह के विचार हैं, दर्शक भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। असलम जी कह रहे हैं कि क्या पता अंदर से सब तय हो, बाहर दूसरी बातें करनी जरूरी हो।
फिर कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि मायावती इज प्लेइंग एंटी डेमोक्रेटिक एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, बीएसपी विल फिनिश, शी इज एंटी दलित ऑल्सो फॉर हर ओन प्रोटेक्शन। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन कृष्ण कुमार जी, मायावती जी को एंटी दलित बोलने का साहस इस देश में नहीं है किसी को। साहस का मतलब एक औचित्यपूर्ण तरीके से, और आपने ये साहस दिखलाया है। मुझे लगता है आपको फिर से विचार करना चाहिए। मायावती जी एंटी दलित नहीं हो सकती, और उनसे बड़ा दलित चेहरा। जी 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 जी, मैं ये कह रही हूँ, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अगर आज गलती से मान लीजिए कि मायावती बिल्कुल अपने बीजेपी को अनदेखी करके और अपने रास्ते पे चलने लगे, मान लीजिए कि एक ऐसा क्षण आ जाए कि मायावती को अगर जेल हो जाए, ये बात मैं आपको एक बिल्कुल जैसे कि लिखते हैं पत्थर पर, वो मैं लिख कर दे सकती हूँ कि मायावती अगर जेल जाने की उनकी नौबत आई तो पूरा दलित समाज बिल्कुल एक बार पूरा फिर से जिंदा हो जाएगा और मायावती के साथ खड़ा हो जाएगा, और वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। तो इसलिए ये कहना कि मायावती एंटी दलित है, उनको दलितों का सपोर्ट नहीं है, ये कहना मुझे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता इस समय। जी जी, उसी बात को मैं थोड़ा एलोबरेट कर रहा था नीलू जी के, कृष्ण कुमार जी जरूर कह रहे हैं, मगर मायावती जी दलितों की इतनी बड़ी चेहरा हैं कि किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होती है उनके खिलाफ में बोलने की। भले वो मायावती जी उनको उलट करके जितना बोल दे, लेकिन मायावती जी के खिलाफ किन्हीं को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ये मैं देख रहा हूं। तो अब मैं एक आपसे अगला सवाल लेता हूं। देखिए, जो बातचीत चल रही है इंडिया गठबंधन के बीच में, और जो फिजा बन रही है कि सबको लग रहा है कि फैसला बदल सकता है, तो यूं ही बात नहीं होती। अगर उनका स्टांस इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट में होता तब तो इसकी चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक संभावना रखी कि पोस्ट पोल अलायंस में वो जा सकते हैं। तो एक संभावना रखी, एक संकेत दिया, और आपने बहुत सही कहा, उसी संकेत की वजह से ऐसा लगता है कि मायावती अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती हैं। अभी जो फैसला है वो मतलब पूरा फैसला नहीं, फाइनल नहीं है। जी, इस बात थोड़ी और अपने सूत्रों के हवाले से जो बात कह रही थी राम गोपाल जी के हवाले से, वो थोड़ी और एलोबरेट करके दर्शकों को बताइए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समय समाजवादी पार्टी के कैंप के अंदर, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो नेता का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि अगर कितनी सीटें उनको देनी चाहिए, उनकी पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए, इस चीज को लेकर डिस्कशन शुरू हो गए हैं। तो अगर डिस्कशन शुरू हो गए हैं तो ये अपने आप से तो समाजवादी पार्टी करने नहीं लगेगी, कोई ना कोई उसको फीलर बीएसपी के कैंप से मायावती ने या मायावती के कोई भी मैसेंजर ने दिया होगा, तभी इस तरीके की चर्चा शुरू हुई है। और ये एक बड़ी चर्चा का विषय है, केवल समाजवादी पार्टी के अंदर ही नहीं, कांग्रेस भी चाहती है, कांग्रेस के लीडर्स भी कहते हैं कि भाई हम मजबूत होंगे अगर मायावती हमारे साथ आएंगी। तो कोशिश यही है कि मायावती आ जाए। अब पोस्ट प्री पोल के लिए कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा है, क्योंकि सबको मायावती की मजबूरी पता है, उनको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग मतलब बीजेपी के जो उनके इक्वेशंस है बीजेपी के साथ, वो उसको बैलेंस करेंगी प्री पोल। और जैसा मैं कह रही हूं आपसे कि पोस्ट पोल वो अपने आप को ठीक से स्प्रेड आउट करेंगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर वो जरूर जाएंगी। और उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो बिसात है एक तरीके से वो बिछानी शुरू कर दी है कि अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो आसानी से क्रॉस ओवर कर ले, उस समय कोई रोड़ा ना अटके। तो ये सारी प्लानिंग बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से इस समय हो रही है। तो मैं यही कहूंगी कि अभी वेट करिए। मायावती एक बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं, और इस बड़े खेल में वो एक बड़ा सरप्राइज दे सकती हैं, जो कि अच्छे अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स नहीं सोच सकते होंगे। वो उस तरीके का सरप्राइज मायावती देने में अभी भी सक्षम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस तरीके का एक बड़ा सरप्राइज देंगी। नीलू जी, आपकी बातों पर हमारे दर्शकों को भी यकीन है। आपकी बातें देश के तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट से, नेताओं से होती रहती हैं, और आप जिस सरप्राइज की बात कर रही हैं, वो उस सरप्राइज का ऑरा, उस सरप्राइज का ऑरा बहुत बड़ा है। उसकी उम्मीद, उससे जुड़ी हुई उम्मीदें बड़ी हैं। यही कारण है कि हमारे दर्शक भी लगातार लिख रहे हैं, जैसे कि सर मुझे लगता है बहन जी गठबंधन में अंदर खाने शामिल हो गई हो, इसलिए एसपी कांग्रेस में सीट शेयरिंग रुक रही हो।
आप ये देखिए, ये यूं ही बज क्रिएट नहीं होता है, नहीं, इसके बिल्कुल, कारण बिल्कुल। है। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि बहन जी की बातचीत बीजेपी से चल रही है, ऐसा तो वातावरण में कहीं नहीं है, लेकिन बिल्कुल। ये बातें उठकर आ रही है। एक और प्रतिक्रिया लेते हैं, मनमोहन कौर जी ने लिखा है कि अगर वो चीज को पब्लिक नहीं करना चाहते तो क्या हम हमें इस प्लेटफॉर्म पे इसको उजागर करना चाहिए। वो बोल रही, किस बात को वो पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, बताइए नीलू व्यास जी, वो क्या देखिए, पब्लिक नहीं करना चाहती। देखिए वो पब्लिक, देखिए कोई भी चाल, जो शतरंज का खिलाड़ी होता है वो अपनी चाल को पब्लिसाइज नहीं करता है, वो अपनी चाल चल देता है, और उसी चाल को इस समय मायावती खेल रही है। मायावती सारे खेल खेल रही है, और जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो बीजेपी के साथ भी हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ भी क्या हैं, चुनाव उनकी आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा है। वो तो सभी पार्टीज कर रही हैं, वो सभी पार्टीज कर रही हैं, लेकिन खेल मायावती का इस समय बहुत ज्यादा तेजी पर है। और जैसा कि मैं कह रही हूं कि वो अपने इक्वेशंस बीजेपी के साथ भी बना के रख रही है। और एक बात बता दूं कि बीजेपी को भी ये बात पता है कि मायावती बीजेपी को दगा दे सकती हैं, इसलिए मायावती भी उनके स्क्रूज को कैसे, मायावती के स्क्रू को कैसे टाइट किया जाएगा, उसकी तैयारी भी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हमेशा चलती रहती है, और ज्यादा सक्रिय भी हो जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं, तो ये सारी चीजों से मायावती अवगत है, लेकिन अब उनको खेल खेलना है, पॉलिटिकली सर्वाइव करना है, अपने दलित कार्डर्स को जिंदा रखना है। और ऐसा नहीं है कि बीएसपी खत्म हो गई है, अगर खत्म ही होना होता तो फिर वो अपना सक्सेसर क्यों अनाउंस करती। उन्होंने यही कहा ना कि यूपी में मैं रहूंगी और बाकी सारी जगह आकाश आनंद पार्टी की कमान संभालेंगे। यानी कि पार्टी एक लंबे गेम प्लान के साथ अपने आप को स्प्रेड आउट कर रही है, और हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 2007 में जो जिस तरीके से एक बड़ी जीत वो लेकर उत्तर प्रदेश में आई थी, क्या पता वो दोबारा एक बार फिर से दलित मूवमेंट को रिवाइव करके और मायावती फिर से एक बड़ी नेता के रूप में साबित हो जाए। ये बहुत ही कठिन होगा इस चीज को रूल आउट करना, लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि उनका जो खेल है एक लंबा खेल है, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इस समय मायावती चल रही है, और सबके साथ उन्होंने 1-to-1 बना के रखा है। बीजेपी के साथ भी, समाजवादी पार्टी के साथ भी, इंडिया अलायंस का जो पूरा समूह है उसको भी वो साथ में संदेश दे रही हैं। इसलिए हर चीज पब्लिक में नहीं बोली जाती है। और ये भी बता दूं कि इंडिया अलायंस में जो 1-to-1 बातचीत इस समय नेताओं के साथ हो रही है, देखिए कहाँ खबरें आ रही हैं, खबरें इंडिया अलायंस की नहीं छप रही हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मीटिंग्स चल नहीं रही हैं। छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग्स इस समय दिल्ली में हो रही हैं, कहीं पर पंजाब में हो रही है, कहीं पर कश्मीर में हो रही है। मुझे खुद पता है कि ऐसी कई छोटी 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 1-to-1 मीटिंग्स, कभी जूम पर, कभी फिजिकली, ये छोटी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। और इंडिया अलायंस के खुद लोगों ने मुझे बताया है कि बड़ी हेडलाइन, राम मंदिर का जब उद्घाटन हो जाएगा तो उसके बाद हम कोई एक बड़ी हेडलाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सारे अखबार इस समय केवल अयोध्या, केवल राम मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी चुप हो गए हैं, अपनी अंदर ही अंदर सारे लोग प्लानिंग मिलके कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हेडलाइन राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आ सकती है। जी जी, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं नीलू जी। एक प्रतिक्रिया मैं रिपीट करता हूं कि मुकेश कुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो यही 22-23 करोड़ वोटर हैं, तो जो बाकी वोटर हैं, हालांकि बाकी एलिजिबल वोटर के 1 अरब 18 करोड़ हैं, तो 22 हटा दीजिए, लगभग 95-96 करोड़ जो वोटर हैं, वो उनके बीच में मेहनत करने की आवश्यकता है, ये मुकेश कुमार जी बता रहे हैं। किशोरी लाल जी कह रहे हैं कि मायावती का अस्तित्व तभी बचेगा जब इंडिया गठबंधन में शामिल होकर लड़ेंगी। दलित अल्पसंख्यक टकटकी लगाकर देख रहा है, यानी उनके फैसले का इंतजार कर रहा है। हेमराज जी कह रहे हैं कि सर, गोदी मीडिया वाले बार बार ईडी सीबीआई का डर दिखाने में लगा है, बहन जी इससे नहीं डरती, अगर बहन जी से हाथ भी लगाया तो लगा दिया ना, रोड कम पड़ जाएंगे, बीजेपी वाले जानते हैं। ये बता रहे हैं कि उनकी ताकत का एहसास कर रहे हैं। जी जी। नहीं, बिल्कुल सही इंडिया कहा है। गठबंधन से बाहर होकर वास्तव में मायावती ने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है, उनका वोट शेयर सिंगल डिजिट में रह जाएगा। ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। टेलीविजन के हिसाब से राम राम है। हेमराज जी आगे लिखते हैं, आपकी बात से सहमत हूं नीलू जी। अब इन प्रतिक्रियाओं पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
नहीं, हेमराज जी जो बात लिख रहे थे, मैं उन पूरा इत्तेफाक रखती हूँ और उनका पॉलिटिकल सेंस बहुत अच्छा है। और मैं अब यही आपको बताना चाह रही हूँ, जिस तरीके की जो बातचीत मेरी नेताओं से हो रही है, क्योंकि हम लोगों को खबरें करने के लिए, प्रोग्राम्स करने के लिए नेताओं से बातचीत करते रहना पड़ता है, तभी पता चलता है कि भाई अंदर क्या हो रहा है। और जब मैंने बात किया तो उसी से मुझे पता चला कि इंडिया गठबंधन को रूल आउट नहीं किया जा सकता है इस समय भी। हालांकि उनका कन्वीनर अभी नहीं बना है, उनका सेक्रेटेरिएट नहीं बना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जितनी भी 1-to-1 मीटिंग्स इस समय हो रही हैं, चाहे वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रही हो, अभी आपने हाल में देखा था कि खरगे जी की मीटिंग अरविंद केजरीवाल से हुई थी, उसी तरीके से ये छोटी छोटी मीटिंग्स जो अलायंस कमिटी कांग्रेस की है, उसके जो नेता हैं सलमान खुर्शीद, भूपेश बघेल, ये लोग सब छोटी छोटी 1-to-1 मीटिंग्स कर रहे हैं। और इन 1-to-1 मीटिंग्स में बड़े ठोस फैसले लिए जा रहे हैं। ये बात मैं आपको बहुत पुख्ता तरीके से बता रही हूं कि जो बात ये समाजवादी पार्टी के कैंप के अंदर मायावती की पोजीशनिंग को लेकर हो रही है, ये भी एक बहुत ही पुख्ता खबर है। तो इस तरीके से जो 1-to-1 मीटिंग्स में ही ये सब फैसले हो रहे हैं, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने अभी कोई बातें नहीं बताई जा रही हैं, क्योंकि इस समय मीडिया को केवल और केवल अयोध्या नजर आ रहा है। तो अगर कोई भी हेडलाइन इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से देगा, और एक बात आपको और भी बता दूं कि अभी जो जूम मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि अभी तक हर इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद एक ब्रीफिंग होती थी। इस बार आपने देखा कि वो ब्रीफिंग नदारद थी। कोई ब्रीफिंग इस बार दिल्ली की वर्चुअल मीट में नहीं हुई थी। वर्चुअल मीटिंग हुई, लेकिन कोई ब्रीफिंग जैसे कि खरगे जी करते थे या कोई भी स्पोक्स पर्सन करता था, उस तरीके से कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर ये फैसला लिया गया था कि अब मीडिया से कम बात शेयर करनी है। और 1-to-1 मीटिंग्स में जब तक हमारा एक ठोस रोड मैप ना बन जाए, तब तक हम मीडिया से कुछ भी नहीं कहेंगे। और आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, जब से वो वर्चुअल मीटिंग खत्म हुई है, इंडिया अलायंस को लेकर ज्यादा खबरें नहीं आ रही हैं। और ये वही वजह है क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा तेजी से काम किया जा रहा है। पार्टीज अपनी यात्राओं पर निकल गई हैं। आप देखिए हरियाणा कांग्रेस में घर घर कांग्रेस को लेकर कितनी सक्रियता बढ़ गई है, और वहां पर वो यात्रा शुरू हो गई। उधर राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई, नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो काम मीडिया को नहीं दिख रहा है, क्योंकि मीडिया केवल और केवल मलाइन करेगा उनकी इमेज को, और उनके इमेज को धक्का पहुंचाएगा। इसलिए मीडिया से इस समय इंडिया अलायंस के लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही वहां से कोई हेडलाइन निकल रही है। लेकिन बहुत अच्छा फैसला मुझे लगता है कि होगा, और बहुत तेजी से इस समय काम हो रहा है। ये तो मैं आपको बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेस से ये बात बता रही हूँ। जी जी, प्रतिक्रियाओं का आना जारी है। मनमोहन कौर जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी के साथ आपका इंटरव्यू उनको बहुत अच्छा लगा। और हेमराज जी कह रहे हैं कि सर आप देखना, इंडिया गठबंधन से पीएम कैंडिडेट होंगी मायावती जी। अभी राम मंदिर का शोर चल रहा है, ये ऐलान 22 जनवरी के बाद होगा। यानी मायावती जी को प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमने हेडलाइन रखी है, बदलेगा मायावती का फैसला, वो यूं ही कयास नहीं है। ये जो बज चल रहा है, जो अंदर खाने चीजें चल रही हैं, उसका प्रकटीकरण है, उसका प्रस्तुतिकरण है। तो नीलू जी, आखिरी सवाल कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हर स्टेट में एक्टिव है, इवन बिहार में नीतीश कैबिनेट ने जो बड़े बड़े फैसले लिए, 2-2 लाख रुपए हर गरीब परिवार में एक व्यक्ति को देने का फैसला, और वो भी इलेक्शन से पहले 2 किस्तें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। सड़क दुर्घटना में 5 लाख, और आप बता रहे हैं कि हरियाणा में भी एक्टिव है। हर पार्टी हर जगह एक्टिव है। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन एक मजबूत लड़ाई, अगर मायावती जी साथ आई, तो देने को तैयार है? बिल्कुल। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मायावती साथ आ गई, और ये भी हो सकता है कि प्री पोल अंडरस्टैंडिंग टैसिट हो, ये भी मैं आपको एक हिंट ड्रॉप कर रही हूं, समझने वाले समझ जाएंगे कि प्री पोल एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और एक खुली अंडरस्टैंडिंग में सामने वो आएंगी पोस्ट पोल, ये भी हो सकता है। तो एक बहुत मजबूत लड़ाई इस समय इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और ये कहना कि इंडिया गठबंधन में फूट है और ये सारी चीजें, ये सारी बेकार की बातें हैं। कोई फूट वूट नहीं है। हाँ, थोड़ी सी, अब जहां 4 बर्तन मिलते हैं तो वहां आवाजें होती हैं, और गोदी मीडिया उस एक अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा रहता है कि कहीं से कोई बर्तन की आवाज बजे और उस बर्तन की आवाज को घंटी में बदल दिया जाए। तो वो काम इस समय गोदी मीडिया करता है। तो
लेकिन जो चीजें चल रही हैं बहुत ठोस तरीके से चल रही हैं, बहुत केयरफुली कैलिब्रेट किया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका बहुत अहम है। उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टीम है वो लगातार इन सारे अलायंस पार्टनर्स के साथ संपर्क में है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सबके साथ वो टच में है। और जो अभी एक व्यूअर ने लिखा था कि मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं उस पर ज्यादा भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। और दलित पीएम के फेस के लिए मैं ये कहूंगी कि शायद खड़गे जी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। और अगर खड़गे जी आ गए तो वाकई में मोदी जी के लिए तो मुश्किल होगी ही। फिर मोदी जी का वो ओबीसी कार्ड तो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और इस चर्चा को यही विराम देना चाहते हैं और एक अपील भी करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीलू जी, आप भी अपील कर लीजिए मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेम जी इतनी मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं, तो मैं खुद प्रेम जी के चैनल के लिए बोलूंगी कि प्रणाम इंडिया को आप सब सब्सक्राइब करें। और प्रेम जी जब मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी। मेरा पूरा सहयोग प्रेम जी के साथ रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत आभार नीलू जी। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और जुड़े रहते हैं। तो फिर बात होगी, फिर चर्चा होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।